28 फरवरी को आपका विज्ञान विषय का साइंस का पेपर है एंड इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। देखो यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 से लेकर के 26 तक के मैं सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। पूर्णांक आपका वही 60 नंबर का रहने वाला है और समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं 1 से लेकर के 5 नंबर के प्रश्न तक। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 है ना, जैसा कि हर पेपर में आपके हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय मतलब होता है जो मतलब खत्म नहीं हो, जो स्रोत है ना एकदम बहुत ज्यादा हो, है ना, जो खत्म नहीं होता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो खनिज, ये तो खत्म हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश, कोयला या फिर पेट्रोल, तो देखो कोयला खनिज वगैरह तो ये तो खत्म, लेकिन अक्षय ऊर्जा संसाधन जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सनलाइट, तो सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो साथ भोजन करने से, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, साथ साझे कंधे के प्रयोग से या फिर मच्छर के काटने से। तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, है ना, अगर ब्लड यहाँ पे डोनेट किया जाता है जिसे एड्स है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को, इस तरीके से हो सकता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से रवि फसल का सही युग्म है? धान, मक्का, गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मूंग। देखो रबी की फसलें कब, ये अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती हैं ना, अभी जो उगी हुई हैं खेतों में, है ना। तो रबी फसलें कौन सी हैं हमारी? गेहूं और चना है ना। आप अभी बाहर निकल कर देखना, खेतों में आपको दिखेगा गेहूं और चना, है ना। तो ये रबी की फसलें जो है ये आप देख सकते हैं, ये इसका सही है। बाकी क्या है, खरीफ की फसलें यहाँ पे सोयाबीन, धान वगैरह ये दी गई हैं, इनको भी याद कर लेना। अगला है द्विखंडन द्वारा जनन विधि। द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, या फिर ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, मानव में होता है। देखो तो द्विखंडन द्वारा जनन जो होता है वो अमीबा में होता है आपका, है ना। हाइड्रा में मुकुलन बडिंग होती है ना, इस चीज को याद रखना। मुकुलन यानी कि बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में। और मानव में तो लैंगिक प्रजनन पाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संपर्क बल, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर गुरुत्वाकर्षण। देखो संपर्क किस में होता है? तो पेशीय बल में होता है ना, पेशियों द्वारा बल लगाया। इस तरीके से आपके 5 नंबर के स्टार्टिंग में होती हैं 5 नंबर के सही विकल्प, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान 6 से 10 तक दिए जाएंगे। एंड इसमें आपका 6वें नंबर का प्रश्न है कि जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो अभी मैंने बताया आपको कि रबी फसलें तो ये होती हैं गेहूं, चना, है ना, जो कि अभी मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, लेकिन जून से सितंबर माह तक, है ना, किस फसल की बुआई की जाती है? जून से लेकर के सितंबर तक, तो वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं ना। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना था? खरीफ, है ना। इस तरीके से आपको इसका आंसर याद कर लेना है ना। तो रबी और खरीफ दोनों को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अगला है डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। डेंगू वायरस किस मच्छर? तो एडीज मच्छर जो होता है, एडीज, है ना, इसके द्वारा क्या होता है? ये डेंगू होता है। अगला है आपका एलपीजी का पूरा नाम है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है, देखो एलपीजी इस तरीके से भी आ सकता है, एलपीजी, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किस तरीके से आप याद रखिएगा, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला है अलैंगिक जनन में केवल खालिस्तान जनक शामिल होता है। तो भाई केवल एक जनक होता है ना, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक, है ना, एक जनकीय प्रक्रिया होती है। अगला आपका किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को, है ना, किसी वस्तु पर जो बल या धक्का लगता है, मतलब खिंचाव वगैरह उस पर लगता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम बल कहते हैं ना। धक्का, देखो बल से ही किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अब हम भाई यहाँ पे अपना पृष्ठ पलट लेते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका अति लघुत्तर प्रश्न का जो पोर्शन स्टार्ट होता है 11 से 16 तक। तो 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं? यहाँ से हमारी 2-2 नंबर के 2-2 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं? देखो इसका उत्तर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो मतलब हमारी फसल उगी हुई है उसमें कुछ ऐसे पौधे जिनकी हमने फसल बोई ही नहीं थी, मतलब जिनके बीज ही नहीं डाले थे, अवांछनीय पौधे एक तरीके से, है ना, जो बिना काम के उग आए हमारी खेती में, फसल में, तो वो क्या है? खरपतवार कहलाते हैं। ये भूमि से जल, पोषक तत्व आदि खींच लेते हैं और फसल मतलब फसल को मिलने वाले पोषक तत्व खुद खींच लेते हैं, जिससे फसल की कम कहीं की विकास हो पाता है ना। तो इस तरीके से आपको इसको खरपतवार को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है जंतुओं तथा पौधों में, है ना, जंतुओं और पादपों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले 2-2 रोगों के, है ना, 2 रोगों के नाम लिखने हैं जो पादपों में और जंतुओं में होता है। ऐसे कौन से 2 रोग हो सकते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में टाइफाइड और पोलियो होता है ना। अपन में जैसे कह लो, है ना, अपन जंतु है ना, तो अपन में टाइफाइड एनिमल, है ना, जंतु टाइफाइड और पोलियो होता है। जबकि पौधों में, पादपों में नींबू कैंकर रोग हो जाता है। एक भिंडी की पीली भिंडी पड़ जाती है ना, तो एक
क्यों सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है ना। तो इस तरीके से इन दोनों को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ना। जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं वे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन, तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह ये हमारे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो जाते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी आपके बाकी सारे पेपर रह गए हैं तो आपकी तैयारी उनकी भी करवा सकूं। अगला आईवीएफ का पूरा नाम, तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इसको आप लिख देना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से इसको याद रखना। हिंदी में भी इस तरीके से लिख सकते हो, इन विट्रो, है ना, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है एक सा ही पढ़ेंगे ना, विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं ना, फा बना हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 15 नंबर का, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण आपको बताना है ना। आसुत जल की बात कर रहा है तो विद्युत इसमें क्यों नहीं भागती है, क्यों नहीं चलती है। 15 का आंसर है कि आसुत जल विद्युत का चालक नहीं करता है क्योंकि आसुत जल लवणों से मुक्त होता है। आयनों या लवण की जो उपस्थिति अनुपस्थिति ही आसुत जल को विद्युत का कुचालक बना देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वनोन्मूलन क्या होता है ना। वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगला है देखो 16 का आंसर रहेगा, वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में, जैसे शहरीकरण करना, एक तरीके से कह लो वहां पे बिल्डिंग्स बनाना वन काट करके, है ना, तो समाप्त करके जो प्रक्रिया करी जाती है, कार्य करे जाते हैं, वनोन्मूलन उसे कह सकते हैं, वन का उन्मूलन। 17 से 22 तक आपके आ जाते हैं यहाँ पे 3-3 नंबरीय प्रश्न, जिसमें आपका 17 नंबर प्रश्न दिया गया कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, है ना। आपकी जो अभी व्यवस्था चल रही है वो है आपकी किशोरावस्था चल रही है ना। तो किशोरावस्था क्या होती है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है ना, वो किशोरावस्था कहलाती है। जैसे 11 वर्ष की आयु से लेकर के 18 वर्ष तक, है ना, इनके बीच की जो आयु होती है वो किशोरावस्था यहाँ पर कहलाती है। तो इसको याद कर लेना, ये आंसर छोटा सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कैरम बोर्ड पर, है ना, कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर, भाई आप कैरम तो खेलते हो, है ना, कौन कौन कैरम खेलता है कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, किसने किसने खेला है, और आप उस पर पाउडर डालते हो, है ना, क्योंकि इस पर स्ट्राइकर क्या है, तेजी से खिसके गति करे, है ना। तो कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर घर्षण को कम करने के लिए, है ना, उससे क्या होता है, मतलब चिकनाई सी आ जाती है एकदम, है ना, तो घर्षण कम हो जाएगा और स्ट्राइकर तेजी से भागेगा हमारा ना, इस तरीके से, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है जब घर में कौन से स्रोत ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, है ना, मतलब कौन से शोर मचाते हैं घर में, है ना, कौन से ऐसे जो हमारे घर में चीजें होती हैं, है ना, वो ज्यादा मतलब हो कि आवाज करती हैं। तो टीवी वगैरह तो सभी को पता है ना, जैसे टीवी हो गया, टेलीविजन, मिक्सी हो गई हमारे घर में चलती है ना, मिक्सर वगैरह, कूलर हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे बर्तन वगैरह हो गए, तो ये क्या होती हैं, इनसे क्या होता है, एकदम से ध्वनि प्रदूषण हल्ला होता है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका होता है कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। कोयले की बात करी जा रही है ना, तो एक प्रकार का ईंधन है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। आंसर दिया गया है कि कोयला हमें जमीन के अंदर से मिलता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये इसका निर्माण होता है ना, जो वन मृदा में नीचे दब जाते हैं भाई, तो वो क्या बाद में क्या बहुत सालों बाद संपीड़ित होते होते यह गहरे होते जाते हैं। जैसे ये गहराई में जाएंगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप भी बढ़ता है ना, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मतलब उतना ही दबाव इस तरह से प्रेशर लगेगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे क्या एक तरीके से वो जीवाश्म में परिवर्तित होते होते कोयले का रूप ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है ऐसे 2 उदाहरण देना, आपको 2 इसके उदाहरण लिखना है जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो देख सकते हो जैसे कि रबड़ की कोई गेंद है तो उसे दोनों हाथों से अपन दबाएंगे तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, है ना। रबड़ बैंड अगर अपन ने खींचा तो उसकी स्थिति भी, है ना, मतलब उसमें खिंचाव कर रहे हैं एक तरीके से और इसमें गेंद को दबा रहे हैं ना, तो बल लगा रहे हैं ना, तो दोनों में स्थितियां चेंज हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे आसपास पाई जाने वाली विद्युत लेपित वस्तु, है ना, विद्युत लेपित जो वस्तुएं होती हैं उनकी सूची आपको बनानी है। 3 नंबर में सॉरी क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से लिखिएगा। देखो विद्युत लेपित वस्तुएं जैसे नकली आभूषण हो गए, उस पर देखो कहते हैं कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है ना, तो उस पर एक तरीके से विद्युत लेपन किया जाता है ना नकली आभूषणों पर, है ना। स्नान गृह की जो टोंटी होती है, कहें कि स्नान अपने जो वॉशरूम में नल वगैरह लगे रहते हैं उन पर जो लेपन किया जाता है वो विद्युत लेपन होता है ना। गैस का बर्नर हो गया, है ना, सोफे के फ्रेम हो गए, साइकिल के पार्ट्स वगैरह हो गए, तो ये क्या होती है विद्युत लेपन इस पर किया जाता है, तब वो इस तरीके से दिखाई देती है। बाकी वो लोहा वगैरह कुछ भी धातु हो सकती है। यहाँ से 23 से 26 तक हमारे 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जाकर के ज्वाइन भी कर लेना। देखो
यहाँ से आपके 20 नंबर कवर होंगे। देखो क्योंकि 5 5 5 5 5 5 नंबर के 4 प्रश्न है ना, एक एक के आंसर देख लो अच्छी तरीके से। 23 नंबर प्रश्न है, अपने राज्य मध्य प्रदेश के, है ना, आप मध्य प्रदेश के हैं, किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यान, 5 राष्ट्रीय उद्यानों को नाम आपको लिखना है और उनके स्थान सहित सूचीबद्ध, बिल्कुल अच्छी तरीके से सूची बनानी है। किस तरीके से, देखो सूची तो आप लोग बना लेंगे, मैंने यहाँ पर नाम दे दिए। देखो तो आपको राष्ट्रीय उद्यान के नाम देखने थे, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है ना, जो कि उमरिया शहडोल जिले में है, ठीक है ना, उमरिया और शहडोल दोनों जिलों में पड़ती है, इसकी बॉर्डर कहें कि, है ना। अगला है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि छतरपुर जिले में है ना, और आपका बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान जो कि बालाघाट जिले में है, ठीक है। इन 5 उद्यानों को याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान है अपने मध्य प्रदेश के, और ये उनके जिले लिखे हुए हैं कि कहाँ स्थित हैं। इसको आप सारणी में भी बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है, क्या आप उसके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं, है ना। अमीबा में जो जनन की विधि होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब वो जनन होता कैसे, तो देखो हाँ, हम उनके प्रजनन के ढंग के विषय के बारे में जानते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है एक तरीके से ना, जो कि द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है, क्योंकि अमीबा में केवल एक ही जीव होता है, तो अलैंगिक जनन कहा गया है। और द्विखंडन मतलब 2 भागों में टूट जाता है ना। मतलब देखो अमीबा कुछ इस तरीके से होता है, एक जीव हो गया है ना, इसको अपन अमीबा कह देंगे। फिर इसमें जब जनन होगा तो एक अकेला ही है, तो अलैंगिक कह दिया, और फिर ये 2 भागों में इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से, अभी तो टूटा नहीं, फिर इस तरीके से प्रोसेस होती जाएगी और फिर ये 2 भागों में टूट जाएगा, है ना, और फिर इसमें होगा इसी तरीके से, है ना, तो फिर ये 2 भागों में टूट जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसमें जनन होता रहता है। तो ये इसकी प्रक्रिया विधि अमीबा की, इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। और ये इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लोगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। देखो इसको तो बिल्कुल रट लेना, ये आपको पूरी बिल्कुल, अगर आप देखो आगे बहुत काम आने वाला है, 9th से 12th तक आपको ये काम आने वाली चीज है ना। साइंस स्ट्रीम में जाते हो पर 10th के बाद तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंड 9th में ये बिल्कुल से आता है, हर बार आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंदर, तो पादप कोशिका में जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति वो पाई जाती है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में, है ना, इसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, ठीक है। ये 4 अंतर इसके दिए गए हैं, इसको याद कर लेना। अगला आपका, हमारे जीवन में उपयोगी जो ऐसे 10 सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी है ना। तो किस तरीके से, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है ना, तो ये जान लेंगे यहाँ पे। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। जैसे देखो कह लो लैक्टोबैसिलस एक तरीके का, है ना, जीवाणु ही है जो कि अपना दही जमाने का प्रकार काम करता है ना। अपना अगर दही, मतलब ये वो जीवाणु नहीं होगा बैक्टीरिया, तो वो अपना दही ही नहीं जमेगा ना। तो कुछ इस तरीके से वो अपनी हेल्प करते हैं, सारे 10 पॉइंट दिए गए हैं ना। किण्वन प्रक्रिया में सहायक, जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक, है ना, कई रोगों से बचाने में सहायक होते हैं, है ना। ब्रेड हो गया, केक, दही आदि बनाने में, देखो यही ना बात करी मैंने। तो इस तरीके से ये हमारे लिए सहायक होते हैं सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से आपके 1 से लेकर के 26 तक सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट।